हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। जो हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन की सीरीज़ चला रहे हैं उसमें हम लोग 130 नंबर क्वेश्चन तक पहुंच चुके हैं और आज 131 नंबर क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग ने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 31 नंबर क्वेश्चन से। इसमें बोला गया है बाहरी माइक्रोमीटर, जिसे हम लोग बोलते हैं आउटसाइड माइक्रोमीटर, इसका कौन सा भाग मापने वाली सतह के बीच एक समान दाब सुनिश्चित करता है। ऑप्शन दे रखा है। ऑप्शन नंबर ए एनविल, ऑप्शन नंबर बी थिम्बल, ऑप्शन नंबर सी स्पिंडल लॉक, या ऑप्शन नंबर डी रैचेट स्टॉप। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी रैचेट स्टॉप। रैचेट स्टॉप जो होता है एक समान प्रेशर देने के लिए प्रयोग किया जाता है। आगे चलते हैं 132 नंबर क्वेश्चन में। 132 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि वर्नियर हाइट गेज का कौन सा पार्ट मुख्य स्लाइड का एक इंटीग्रल पार्ट होता है। तो ऑप्शन दे रखा है इसमें। ऑप्शन नंबर ए जॉ, ऑप्शन नंबर बी बेस, ऑप्शन नंबर सी बीम, या ऑप्शन नंबर डी जॉ क्लैम्प। तो 132 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जॉ, इसका राइट आंसर है। अच्छा, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं ये वर्नियर हाइट गेज आखिर होता क्या है। जो वर्नियर हाइट गेज होता है वो होता है एक सूक्ष्ममापी यंत्र है जो एक ही माप के दो स्केल के अंतर पर काम करता है। क्या करता है? एक ही माप के दो स्केल, और वो दो स्केल कौन से होते हैं? एक होता है मेन स्केल, एक होता है हमारा मेन स्केल, और दूसरा होता है वर्नियर स्केल। तो मेन स्केल और वर्नियर स्केल के अंतर पर ये काम करता है। अगर लीस्ट काउंट की बात करें तो इसका लीस्ट काउंट जो होता है हमारा मीट्रिक की बात करेंगे 0.02 mm में, और अगर हम बात करेंगे ब्रिटिश के लिए तो 0.001 इंच इसका होता है। इसका मतलब क्या हुआ? जो हम लोग वर्नियर कैलिपर यूज़ करते हैं उसका लीस्ट काउंट इसका लीस्ट काउंट सेम है, क्योंकि इनका वर्किंग प्रिंसिपल भी सेम है। अगर अब बात आती है, ये क्वेश्चन बोल रहा है जो मेन स्केल बोल रहा है कि मेन स्लाइड के साथ, तो मेन स्लाइड के साथ इंटीग्रल पार्ट कौन सा है। तो हमने आंसर आपको बताया है ए। ऑप्शन नंबर कौन सा है? ए जॉ, जिसमें बोला गया है। पहली बात, जो मेन स्लाइड होता है उसके साथ एक जॉ फिट होता है, ठीक है, जिस पर एक क्लैंप फिट होता है, और ये जो जॉ होता है जॉ पे ही क्लैंप होता है, और इस क्लैंप में ही हम लोग स्क्राइबर लगाते हैं। तो स्क्राइबर जो हम लोग किस पे लगाते हैं? जॉ में लगाते हैं। और स्क्राइबर हमारे पास कितने होते हैं, कौन कौन से प्रयोग कर सकते हैं? एक स्ट्रेट स्क्राइबर हम लोग प्रयोग कर सकते हैं, और दूसरा बैंड स्क्राइबर प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको पता चल गया। ऑप्शन नंबर ए जो आपका सही है। आगे चलते हैं 133 नंबर क्वेश्चन में। 133 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि माइक्रोमीटर का सिद्धांत क्या है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है स्लाइडिंग, ऑप्शन नंबर बी स्क्रू एंड नट, ऑप्शन नंबर सी रैक एंड पिनियन, या ऑप्शन नंबर डी वर्म एंड वर्म व्हील। तो माइक्रोमीटर का सिद्धांत जो होता है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, ये स्क्रू और नट के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब देखते हैं, थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं माइक्रोमीटर के बारे में। जो माइक्रोमीटर होता है वो एक होता है प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। वो क्या है? एक प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जिसका लीस्ट काउंट या जिसको एक्यूरेसी बोल सकते हो वो 0.01 mm होता है आपका मीट्रिक में, और 0.001 इंच होता है आपका ब्रिटिश में होता है, ठीक है। अब ये माइक्रोमीटर जो था इसके आविष्कार किसने किया था? माइक्रोमीटर का जो आविष्कार किया किया था जीन पैलिमर ने किया था। जीन पैलिमर ने किया था, JEAN, जीन पॉलीमर, PALIMER, ठीक है। आविष्कार पहले किसने किया था? जीन पॉलीमर ने किया था। और कब किया था? 1848 में। कब किया था? 1848, 1848 में इसका आविष्कार किया था जीन पॉलीमर ने। फिर क्या हुआ? लेकिन कुछ दिनों बाद 1867 में, 1867 में इसमें कुछ संशोधन किया गया। उसके बाद हम लोगों ने मॉडिफाई वर्नियर कैलिपर नया मॉडिफाई किया गया इसमें मॉडिफिकेशन। उसके बाद, और ये मॉडिफिकेशन किस में किया गया था?
1867 में 1867 में किया गया। और किसके द्वारा किया गया था मॉडिफिकेशन? मॉडिफिकेशन किया गया था J.R. ब्राउन के द्वारा। J.R. ब्राउन के द्वारा इसमें मॉडिफिकेशन किया गया था। मॉडिफिकेशन किया गया मतलब इसको अपग्रेड किया गया लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या था? 133 नंबर का क्वेश्चन का जो राइट आंसर था ऑप्शन नंबर बी आपका स्क्रू एंड नट सही है। आगे चलते हैं 134 नंबर क्वेश्चन में। 134 नंबर क्वेश्चन बोला है डेप्थ माइक्रोमीटर द्वारा ज़्यादा रेंज की गहराई को कैसे मापा जा सकता है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है लंबी स्लीव के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी है लंबी स्पिंडल के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी है संयोज बेस के द्वारा। या ऑप्शन नंबर डी एक्सटेंशन रॉड के एक सेट के द्वारा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी एक्सटेंशन रॉड के द्वारा। तो क्या करते हैं, एक्सटेंशन रॉड का यूज़ कहाँ करते हैं? जहाँ पे हमको ज़्यादा गहराई का मेज़रमेंट लेना होता है वहाँ पे हम लोग करते हैं। और डेप्थ माइक्रोमीटर जो होता है इसका यूज़ कहाँ किया जाता है? इसका यूज़ किया जाता है जहाँ पे हमको किसी बोर, काउंटर बोर, स्लॉट्स, ग्रूव तथा होल की गहराई मापनी हो, वहाँ पे हम लोग इसका यूज़ करते हैं। आगे चलते हैं 135 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। 135 नंबर क्वेश्चन बोला है इंच माइक्रोमीटर में इसकी रीडिंग क्या है, ये हमको बताना है। ऑप्शन दे रखा है। ऑप्शन नंबर ए 0.789, ऑप्शन नंबर बी 0.787, ऑप्शन नंबर सी 0.783, ऑप्शन नंबर डी 0.715। तो आप देख लेते हैं, इसका मैंने सॉल्व किया है आप लोग के लिए। चलिए देख लेते हैं सॉल्व। ये देखिए मैंने आप लोग के लिए सॉल्व किया है। यहाँ देख लेते हैं हम लोग। वहाँ बात कर रहा है किसकी? ब्रिटिश की थी। अब यहाँ क्या है? ब्रिटिश माइक्रोमीटर। क्वेश्चन में क्या बोला है? ब्रिटिश है। और क्या है हमारे पास? मीटर है हमारे पास। तो इसमें अब हम लोग देखते हैं। सबसे पहली बात हम लोग देखेंगे कि मेन डिवीज़न वहाँ पे कितना था। तो मेन डिवीज़न कितना था वहाँ पे हम लोग के पास? एक मिनट। मेन डिवीज़न कितना था हमारे पास? पीछे एक डायग्राम से देख लेते हैं एक बार मेन डिवीज़न के बारे में। यहाँ देख लीजिए, एक बार देख लेते हैं डायग्राम। थोड़ा बड़ा करेंगे डायग्राम को। ये देखिए यहाँ पे क्या है? ये हमारे 7 तक क्या है? ये क्या है हमारा? 7 तक क्या है? मेन डिवीज़न। तो मेन डिवीज़न कितनी है हमारे पास? हमारे पास 7 है, ठीक है। मेन डिवीज़न कितनी है? 7 है। सब डिवीज़न की बात करें तो कितनी है सब डिवीज़न? 1 2 3। तो 3 हमारे पास कितनी है सब डिवीज़न? कितनी है सब डिवीज़न? सब डिवीज़न हमारे पास 3 है। और थिम्बल डिवीज़न की बात करेंगे तो थिम्बल डिवीज़न कितनी है? ये आपका थिम्बल है। और थिम्बल डिवीज़न, थिम्बल आपका ये हो गया। और थिम्बल डिवीज़न कितनी है? 10 यहाँ तक आ गया। ये हो गया 11, ये हो गया 12। तो थिम्बल डिवीज़न कितनी है? 12। चलिए चलते हैं डायग्राम में दूसरे में। यहाँ देख लीजिए, ये आपका क्या है? मेन डिवीज़न है। मेन डिवीज़न की वैल्यू कितनी थी वहाँ पे हम लोग निकाली थी? 7 निकाली थी। और एक मेन डिवीज़न का मान कितना होता है? 0.01 इंच। जब हम लोग इंटू करेंगे तो आ जाएगा 0.07 इंच में आ जाएगा। सब डिवीज़न की बात करेंगे तो सब डिवीज़न की वैल्यू हमने उधर कितनी निकाली थी? 3 थी हमारे पास। जो 3 का मतलब क्या है? जो हम लोग वहाँ पे 3 लाइनें हमको दिखी हैं वही हमारी सब डिवीज़न है। और सब डिवीज़न के बीच की जो दूरी होती है एक के बीच की, वो होती है 0.025। और जब 3 की बात करेंगे तो इसमें इंटू कर देंगे 0.025 का इंचेस में है जो कि। और जब हम इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0.075। ये आपका आ गया। अब उसके बाद बात करते हैं थिम्बल डिवीज़न की। जो थिम्बल डिवीज़न है वो कितनी थी हमारी? 12 हम लोगों ने ज्ञात की थी वहाँ पे। और एक थिम्बल डिवीज़न का मान कितना होता है? 0.001 इंचेस होता है। जब हम लोगों ने इंटू किया तो कितना आ गया? 0.012 इंचेस आ गया। अब टोटल रीडिंग हम निकालेंगे। सभी वैल्यूज़ को हम लोग जोड़ेंगे। जितनी वैल्यू हम लोग निकाली है सभी वैल्यूज़ को जोड़ेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 0.787। आपका यही राइट आंसर है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन में। वहाँ आंसर हम लोग का कितना आएगा? 0.787। तो इसका मतलब राइट आंसर अब क्या है? 135 का बी आपका राइट आंसर है। चलिए चलते हैं 135 के बाद 136 नंबर क्वेश्चन में। इसमें बोला गया है मापने के दौरान बेवल प्रोटेक्टर का कौन सा हिस्सा इंक्लाइंड सतह के कांटेक्ट में होता है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए डायल, ऑप्शन नंबर बी डिस्क, ऑप्शन नंबर सी ब्लेड, ऑप्शन नंबर डी स्टॉक। तो इसका जो राइट आंसर है, राइट आंसर है इसका 136 का सी नंबर ब्लेड। ऐसा क्यों है? चलिए चलते हैं डायग्राम में हम लोग देखते हैं। ये देखिए डायग्राम आप लोग के सामने है। डायग्राम में देखिए आप यहाँ दे सकते हैं ये वाला सिरा स्टॉक है हमारा और ये वाला सिरा क्या है? ब्लेड है। अब आप देखिए जो भी इंक्लाइंड एंगल है, इंक्लाइंड यहाँ नाप रहा है, ये देखिए इंक्लाइंड है।
तो ये किसके साथ ऐड है, ये किसके साथ ऐड है, ये ब्लेड के साथ ऐड है। ये देखिए इंक्लाइंड है तो किसके साथ ऐड है, ब्लेड के साथ ऐड है। ये देखिए क्या है, इंक्लाइंड है ये सिरा, तो किसके साथ ऐड है, ब्लेड के साथ ऐड है। ये देखिए इंक्लाइंड सिरा है, ये किसके साथ ऐड है, ब्लेड के साथ ऐड है। ये देखिए इंक्लाइंड सिरा किसके साथ ऐड है, ब्लेड के साथ ऐड है। तो जितने भी हमारे इंक्लाइंड सिरे होते हैं वो किस में ऐड होते हैं, वो ब्लेड के साथ ही जुड़े हुए होते हैं। इसलिए चलिए चलते हैं हम लोग पीछे, चलते हैं देखते हैं क्या है। तो पीछे हम लोगों ने डायग्राम में देखे, पीछे डायग्राम में हम लोगों ने क्या देखा है कि सभी सिरे किससे ऐड होते हैं, ब्लेड से ऐड होते हैं। इसलिए इंक्लाइंड सिरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर सी ब्लेड इसका राइट आंसर है। और यहाँ पे जो बात करना है वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर या बेवल प्रोटेक्टर की, यहाँ पे बात की गई है बेवल प्रोटेक्टर जो होता है उसकी एक्यूरेसी कितनी होती है हमारे पास, 5 मिनट की उसकी एक्यूरेसी हमारे पास होती है। कितनी होती है, 5 मिनट, सॉरी 5 मिनट की आपके पास एक्यूरेसी होती है। उसकी राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी ब्लेड आपका राइट आंसर है। अब आगे चलते हैं, इसमें देख लेते हैं 137 नंबर क्वेश्चन में। 137 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है कि ड्रिलिंग मशीन में कौन सा भाग, ड्रिलिंग मशीन में कौन सा भाग विभिन्न गति प्राप्त करने के लिए होता है। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए फ्लैट पुली, ऑप्शन नंबर बी जॉकी पुली, ऑप्शन नंबर सी स्टेप्ड पुली, ऑप्शन नंबर डी फास्ट एंड लूज पुली। तो यहाँ देख लेते हैं, पहली बात बोला है ड्रिलिंग मशीन में और विभिन्न गति प्राप्त करनी, मतलब गतियों में चेंजमेंट हो रहा है। तो इसका मतलब कौन सा यूज़ करेंगे हम लोग यूज़ करेंगे ऑप्शन नंबर सी स्टेप्ड पुली का हम लोग यूज़ करते हैं। स्टेप्ड पुली में क्या होता है, इसमें एक ही पुली में कास्टिंग के द्वारा कई ग्रुप्स बनाए जाते हैं। और स्टेप पुली जो होती है वो हमेशा जो होती है पेयर में ही यूज़ होती है, पेयर में ही हमेशा यूज़ होती है। और उसमें जो ग्रुप होता है उस ग्रुप में जो चलती है हमारी वी बेल्ट चलती है, हमारी कितनी चलती है, वी बेल्ट का हम लोग यूज़ करते हैं। और वी बेल्ट का जो एंगल होता है वो कितना होता है, 40 डिग्री इसका एंगल होता है। ठीक है, और ये ध्यान देने वाली बात है, स्टेप पुली हमेशा पेयर में ही यूज़ होगी, हमेशा पेयर में ही हम लोग प्रयोग करते हैं। 137 के बाद चलते हैं 138 नंबर क्वेश्चन में। चलिए देखते हैं क्या बोला है इसमें। इसमें बोला गया है पेडेस्टल ग्राइंडर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग क्या है। चलिए देख लेते हैं। ये आपका एक डायग्राम दे रखा है पेडेस्टल ग्राइंडर का और इसमें पूछा गया है एक्स के रूप में चिन्हित भाग क्या है। इसमें ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है टूल रेस्ट, ऑप्शन नंबर बी आई शील्ड, ऑप्शन नंबर सी व्हील गार्ड या ऑप्शन नंबर डी ग्राइंडिंग व्हील। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए क्या है, टूल रेस्ट। ये जो है हमारा एक्स के रूप में चिन्हित भाग क्या है, टूल रेस्ट है। और ध्यान देने की बात है, इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, जब हम लोग टूल की हम लोग ग्राइंडिंग करते हैं तो उस समय इसको सपोर्ट देने का ये काम करता है, टूल को सपोर्ट देने का काम करता है। और टूल के ये आप देखोगे ये जो आखिरी किनारा है और ये ग्राइंडर व्हील, इसके बीच की जो दूरी कभी कभी पूछी जाती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बीच की जो दूरी होती है वो होती है हमारी 2 मिलीमीटर। कितनी, 2 मिलीमीटर की दूरी होती है। यहाँ आई शील्ड की बात की है, आई शील्ड हमारी ये है, ये क्या है हमारी, ये आई शील्ड है हमारी, क्या है, आई शील्ड है। ये हम लोग का क्या है, व्हील गार्ड है, व्हील गार्ड है ये हम लोग का। और उसके बाद ये हमारा ग्राइंडिंग व्हील हो गया। ठीक है, इतना हम लोग देख लिए हैं। इसका राइट आंसर क्या है, टूल रेस्ट। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं 139 नंबर क्वेश्चन। इसमें बोला गया है कि इस फाइल का नाम क्या है। ये आपको डायग्राम दे रखा है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन बोला है ऑप्शन नंबर ए हैंड फाइल, ऑप्शन नंबर बी रैस कट फाइल, ऑप्शन नंबर सी सिंगल कट फाइल या ऑप्शन नंबर डी कर्व्ड कट फाइल। तो डायग्राम के थ्रू हम लोग ये जानते हैं कि ये जो फाइल है ये फाइल है हमारी रैस कट फाइल है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। अब रैस्प कट फाइल जो होती है इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है चमड़े या लकड़ी के काम में इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद देखते हैं अदर, ये जो फाइल हमारी 3 बच रही है इसका भी, और इसको भी मैंने पिछली वीडियो में अपनी बताया है। इसलिए जिसने भी मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है वो मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके पिछली वीडियो का लिंक पड़े हुए हैं, वहाँ जाके वो पिछली वीडियो को देख सकते हैं। मैं आप लोग से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप वीडियो देख रहे हो तो वो हमारी पहली नंबर जो वीडियो बनी है पहले से लेकर आप लोग सीरियल वाइज स्टार्ट करिए देखना, आपको बहुत सी जानकारी उसमें डीपली रूप में मिलेंगी। तो चलिए चलते हैं 140 वो 144
40 नंबर क्वेश्चन में इसमें क्या बोला है, अगर वाइस हैंडल को ज़्यादा टाइट कर दिया जाए तो क्या होगा। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए, स्पिंडल डैमेज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, कठोर जबड़े की क्षति हो जाएगी। या ऑप्शन नंबर सी, फिक्स्ड जबड़े की क्षति होगी। या ऑप्शन नंबर डी, मोबाइल जबड़े की क्षति होगी। तो इसका जो राइट आंसर होगा, आंसर नंबर ए आपका सही आंसर है। स्पिंडल को क्षति होगी, स्पिंडल आपका डैमेज होगा। क्यों? क्योंकि जब हम ज़्यादा प्रेशराइज करेंगे तो स्पिंडल में क्या होगा कि माइल्ड स्टील का बना होता है, जिसके कारण इसमें क्या होगा, परिवर्तन हो जाएगा और ये स्पिंडल को क्षति पहुंचेगी। आगे चलते हैं 141 नंबर क्वेश्चन में, देखें क्या बोला गया है। 141 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि कौन सा कैलिपर आयामों को फाइन एडजस्टमेंट प्रदान करता है। आयाम की बात कर रहा है, कौन सा फाइन एडजस्टमेंट प्रदान करता है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए, इनसाइड कैलिपर। ऑप्शन नंबर बी, ऑड लेग कैलिपर। ऑप्शन नंबर सी, आउटसाइड कैलिपर। या ऑप्शन नंबर डी, स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर। तो इसका राइट आंसर क्या है। जब भी बात होगी आयामों के फाइन एडजस्टमेंट, जहाँ पे लिखा होगा फाइन एडजस्टमेंट, जहाँ बात की गई होगी फाइन एडजस्टमेंट की, वहाँ इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर। स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर इसका राइट आंसर होगा। क्योंकि हमने आपको बताया था कि जो कैलिपर होता है उसमें दो प्रकार के जॉइंट यूज़ किए जाते हैं। एक होता है हमारा स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर होता है, स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर होता है। दूसरा होता है फर्म जॉइंट कैलिपर होता है। इसका डायग्राम हम लोग चलिए पीछे देख लेते हैं। चलिए देखते हैं डायग्राम कैसे। ये देखिए, ये डायग्राम है, आप लोग देख रहे होंगे। ये एक डायग्राम है, उसमें मैंने दोनों जॉइंट दिखाया। ये देखिए आपका फर्म जॉइंट है और ये आपका स्प्रिंग जॉइंट है। फर्म जॉइंट की बात करेंगे तो इस जगह पे अगर आप ध्यान देंगे तो इसमें एक रिविट के द्वारा ये जॉइंट बनाया जाता है। रिविट के द्वारा एक जॉइंट बनाया जाता है, तो ये फर्म जॉइंट कहलाता है। इसकी जगह पे नट बोल्ट का भी कभी कभी यूज़ किया जाता है। ठीक है, इधर देखते हैं। ये देखिए एडजस्टिंग नट है, एडजस्टिंग नट के द्वारा, और ये आपका क्या हुआ है, स्क्रू लगा हुआ है। ये एडजस्टिंग नट है, जिससे घुमा कर किसी भी डायमेंशन में हम लोग सेट कर सकते हैं। ये स्प्रिंग है, ये क्या लगा होता है, स्प्रिंग लगा होता है, इसलिए इसे स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर कहते हैं। चलिए चलते हैं पीछे। पीछे देखते हैं अगला। ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हम लोगों ने जैसा देखा था, स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर इसका राइट आंसर है। आगे चलते हैं 145 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 142 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 142 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि बड़े क्रॉस सेक्शन एरिया को काटने के लिए किस मेटल कटिंग सॉ का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। ऑप्शन नंबर ए, पावर सॉ। ऑप्शन नंबर बी, कंटूर सॉ। ऑप्शन नंबर सी, सर्कुलर सॉ। या ऑप्शन नंबर डी, हॉरिजेंटल बैंड सॉ। तो जहाँ पर हम लोग देखना पड़ेगा, जो ये बड़े क्रॉस सेक्शन की हम लोग बात कर रहे हैं उसको हम लोग को कटिंग करनी है। इस वजह से हम लोग यहाँ यूज़ करेंगे सर्कुलर सॉ। सर्कुलर सॉ का यूज़ बड़े क्रॉस सेक्शन को या भारी क्रॉस सेक्शन को काटने के लिए किया जाता है, और इसका वर्क कहाँ किया जाता है, प्रोडक्शन वर्क में। इसका हम लोग डायग्राम चलिए देख लेते हैं। ये देखिए, ये एक क्या है, ये एक सर्कुलर सॉ है। जैसे कि मैंने बताया था, इसका यूज़ कहाँ किया जाता है, भारी कार्यों में इसका यूज़ किया जाता है। यहाँ देख लेते हैं, ये हमारा क्या है, वर्क पीस है। वर्क पीस कहाँ है, ये हमारा वर्क पीस है। और ये हमारा क्या है, सॉ ब्लेड। सॉ ब्लेड यहाँ पे आपको देखने पता चल गया होगा कि ये सॉ ब्लेड कैसी है, सर्कुलर है। मतलब अपने एक्सिस, ये आपकी एक्सिस है, एक्सिस के सापेक्ष ये रोटेशन देती है और वर्क पीस को काटती है। यहाँ वर्क पीस को क्लैंप के थ्रू बांधा जाता है, क्लैंप के थ्रू बांधा जाता है। ये इसका बेस है। ये ड्राइविंग व्हील्स हो गई इसका अप डाउन करने के लिए। किसी पोजीशन में हम लोग इसको सेट कर सकते हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या बोल रखा है। आगे चलते हैं। इसका राइट आंसर क्या था, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, सर्कुलर सॉ। आगे चलते हैं 143 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 143 नंबर क्वेश्चन बोला गया है, मार्किंग टेबल को कास्ट आयरन से ही क्यों बनाया जाता है। इसका क्या कारण है कि मार्किंग टेबल को कास्ट आयरन से बनाया जाता है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए, सेल्फ लुब्रिकेटिंग के लिए। ऑप्शन नंबर बी, अधिक कठोरता बनाए रखने के लिए। ऑप्शन नंबर सी, सटीकता बनाए रखने के लिए। या ऑप्शन नंबर डी, थर्मल विस्तार को रोकने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, सेल्फ लुब्रिकेटिंग प्रॉपर्टी होने के कारण। तो मार्किंग ऑफ टेबल क्या होता है, जो मार्किंग टेबल जो होती है वो जो होती है हमारी, उसकी बात करेंगे मार्किंग टेबल की।
तो मार्किंग टेबल क्या होता है, इसका प्रयोग कहाँ करेंगे, जहाँ पे हम लोग भारी कारखंड होती है उसकी मार्किंग के लिए करते हैं। मार्किंग और टेबल का यूज़ कहाँ करते हैं, जहाँ पे भारी कारखंडों की हमको मार्किंग करनी होती है। और मार्किंग टेबल जो होता है वो, अगर आप बात करोगे, यहाँ पे 4 लेग्स होते हैं, इनके चारों कोनों पे 4 लेग्स बनाए जाते हैं और उनके ऐसा सेक्शन कटे होते हैं, इनके सरफेस पर सेक्शन कटे होते हैं और इसका यूज़ भारी कार्यों के लिए किया जाता है। आगे चलते हैं 144 नंबर क्वेश्चन में। देखें क्या बोला गया है। बोला गया है कि इस गेज का नाम बताइए। ये डायग्राम दे रखा है। ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। ऑप्शन नंबर ए है बेवल गेज, ऑप्शन नंबर बी एंगल गेज, ऑप्शन नंबर सी सरफेस गेज, ऑप्शन नंबर डी यूनिवर्सल बेवल गेज। तो आप जैसा कि डायग्राम देख के हम लोग समझ रहे होंगे कि जिसने देखा होगा, पढ़ा होगा, वो जानता है कि ये क्या है। वो ऑप्शन नंबर ए जो बेवल गेज है, ये क्या है, एक बेवल गेज है। बात करते हैं एक यूनिवर्सल बेवल गेज, यहाँ बोल रखा है, ये देखिए यूनिवर्सल बेवल गेज बोला था। यूनिवर्सल जब बेवल गेज की बात होगी तो वहाँ पे ब्लेडों की संख्या, ये जो ब्लेड है आपका, पहली बात तो ये आपका स्टॉक हो गया और ये आपका क्या है, ब्लेड है। जब एक स्टॉक और एक ब्लेड की बात करेगा तब हमारा बेवल गेज होगा। जब एक स्टॉक और 2 ब्लेड की बात करेगा, जब ब्लेड 2 हो जाएंगे हमारे, तो यूनिवर्सल बेवल गेज की बात करेगा। एंगल गेज क्या होता है, जो एंगल गेज होता है इसमें क्या होता है, कई सारी पत्तियां होती हैं जिसे एक केसिंग में रिविट की सहायता से जो लगा दिया जाता है कई पत्तियों को, और इसका यूज़ ग्रूव्स के एंगल मापने में किया जाता है, एंगल गेज का प्रयोग। फिर सरफेस गेज की बात करेंगे। सरफेस जो होती है उसकी फ्लैटनेस को चेक करने के लिए सरफेस गेज का प्रयोग किया जाता है। आगे चलते हैं 140। अभी अच्छा, इसमें एक चीज़ और देख लेते हैं हम लोग। ब्लेड का जो मटेरियल होता है, जो ये हमारा एंगल गेज जो हमने बोला था, इसका यूज़ कहाँ करते हैं, जहाँ पे ग्रूव के हमको कई ग्रूव होते हैं उसके एंगल में मापने के लिए। उसमें कई पत्तियाँ होती हैं और जो पत्तियाँ होती हैं उसका जो मटेरियल होगा, वो मटेरियल क्या होता है, आपका मटेरियल होता है हमारे पास स्प्रिंग स्टील। कहता होता है स्प्रिंग स्टील का होता है मटेरियल। और ये स्प्रिंग स्टील की जो पत्तियाँ होती हैं उसको हम लोग टेम्परिंग प्रोसेस के द्वारा टेम्पर करते हैं। टेम्परिंग प्रोसेस के द्वारा टेम्पर्ड किया जाता है। आगे चलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या था, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर सही है। जो डायग्राम है ये बेवल गेज का डायग्राम है। आगे चलते हैं 145 नंबर क्वेश्चन में। 145 नंबर क्वेश्चन चलिए देखते हैं क्या बोला है। इसमें बोला गया है किस फाइल का उपयोग डाई और मोल्ड के निर्माण के लिए किया जाता है। डाई और मोल्ड के निर्माण करना है हमको, तो कौन सी फाइल यूज़ करेंगे। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए रोटरी फाइल, ऑप्शन नंबर बी टिंकर फाइल, ऑप्शन नंबर सी बैरेट फाइल और ऑप्शन नंबर डी रेस्कट फाइल। तो इसका जो राइट आंसर है, राइट आंसर होगा आपका रोटरी फाइल। इसका राइट आंसर है, क्या है, राइट आंसर इसका है रोटरी फाइल। रोटरी फाइल का यूज़ किया जाता है जहाँ पे डाई और मोल्ड बनता है, वहाँ उसमें रोटरी फाइल का यूज़ किया जाता है। टिंकर फाइल की अगर आप बोलोगे तो जो टिंकर फाइल हमारी होती है उसका प्रयोग हम लोग करते हैं ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्रीज़ में, इसका यूज़ मैक्सिमम किया जाता है। आगे चलते हैं, देखते हैं। आगे चलते हैं। यहाँ पे बोला है बैरेट फाइल। क्या बोला है, बैरेट फाइल। और बैरेट फाइल का यूज़ कहाँ किया जाता है, बैरेट फाइल का यूज़ किया जाता है जहाँ पे तीक्ष्ण कोने होते हैं, उन कोनों की सफाई के लिए बैरेट फाइल का यूज़ किया जाता है। रेस्ट कट फाइल जो कि आगे अभी इसी क्वेश्चन में थोड़ी देर पहले आई थी, उसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, उसका प्रयोग करते हैं लकड़ी या फिर चमड़े के कामों के लिए रेस्ट कट का यूज़ किया जाता है। अगर आपको फाइलों से संबंधित और भी डिटेल्स चाहिए तो आप मेरी पुरानी वीडियोस को सीरियल वाइज नंबर से देखना शुरू करिए। 1 नंबर वीडियो से स्टार्ट करिए और सीरियल से चलते चले, या आपको सभी जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं उसकी बेसिक जानकारी मैंने उसमें दे रखी है। ठीक है, तो आज हम लोग 145 नंबर क्वेश्चन तक कर चुके हैं। आज के लिए इतना ही, क्योंकि हम लोग 15 बंदा को का ही सेट बनाकर हम लोग चल रहे हैं और बहुत डिटेल में हम लोग पढ़ रहे हैं कि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग 146 नंबर क्वेश्चन से शुरू करेंगे और ऐसे ही डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आपको समझ में आ जाए। और ये वीडियोस केवल ITI के लिए नहीं है, ये ITI CTI बेसिक डिप्लोमा एंड जितने भी ITI CITS लेवल के जो एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन होते हैं, भेल सेल
इसके बाद दिल्ली मेट्रो और यूपी आर्विनल, यूपी पीसीएल, यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू जितने भी एग्ज़ाम होते हैं आईटीआई लेवल, सीआईटीएस लेवल के, उसमें ये बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है। और आप इतना ध्यान रखिए कि इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। तो आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में चलिए हम लोग मिलते हैं। ओके, बाय।